हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी रघुनाथपुर में। तो आइए आज हम सभी क्लास 10 के साइंस में विषय में केमिस्ट्री के सबसे फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, इस हेडिंग से ही आपको मालूम हो गया होगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं, जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इस विषय में हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो यह जो वीडियो होगा इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके अनुसार और अच्छी तरह से वीडियो को ला सकें और आपको पूरी समझाने का कोशिश कर पाएँ। तो चलिए ना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आज जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो याद रखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक जब नए किसी पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से आपको याद दिला दें, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी तीसरे नए पदार्थों का निर्माण जब करता है तो ऐसे अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि आपको एग्जांपल बता दें, यहाँ पे देखिए आपको सामने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जब हम एक तत्व है, ये हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है, एक तत्व है, एक पदार्थ है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा है ऑक्सीजन, ये भी हमारा गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ है। जो एक हाइड्रोजन और जब हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं, एक हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन को हम दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, जल। क्या प्राप्त होता है, जल। तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो आइए देखते हैं इसको संकेत के रूप में क्या लिखे हुए हैं, H2+O। जब हम हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु के अनुपात में जब मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जाकर के प्रोडक्ट जब मिलता है हमको क्या मिलता है, H2O अर्थात जल, जिसे हम क्या कहते हैं, जल। तो आइए अब आपको बता दें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब कोई नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम किसी भी भौतिक विधियों के द्वारा उसे पुनः उसी रूप में नहीं लौटा सकते। अर्थात कि आपको यहाँ देखिए लिखा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। अर्थात कि देखिए जिस पदार्थों को हमने रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाया तो बनाने के बाद पुनः उसे भौतिक अवस्था में ला नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बता दें कि यदि हम दूध ले लें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दूध ले लिए तो दूध को क्या करते हैं, दूध को गर्म करने के बाद दही जमने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, दही जमने के लिए जब आपने छोड़ दिया तो क्या वो दही जम जाता है। ठीक है, दूध से दही बन जाता है। फिर क्या आप उन दही को पुनः दूध में परिवर्तित कर सकते हैं, तो नहीं। तो ये होता है भौतिक, किसी भी भौतिक परिवर्तन के द्वारा हम भौतिक विधियों के द्वारा, याद रखेंगे, भौतिक विधियों के द्वारा हम उन्हें पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। तो आइए आगे हम आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो क्या क्या पहचान होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटेगी। तो आइए आपको पहला बात बता दें कि अवस्था में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, अवस्था में परिवर्तन आएगा। तो वो अवस्था में क्या परिवर्तन आएगा, तो आप देखेंगे जब किसी आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको एग्जांपल बताया गया हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक गैसीय अवस्था में, कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में है, और ये इसके साथ क्या मिलाया जा रहा है, ऑक्सीजन, ये भी एक प्रकार का गैसीय अवस्था में है। ठीक है, जब इन दोनों गैसों का संयोजन कराया जा रहा है तो जाकर के क्या बन रहा है, जल। और ये जल किस रूप में बन जाता है, फिर लिक्विड के रूप में। किस रूप में, लिक्विड के रूप में बन जाता है, यानी द्रव के रूप में बन जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या अब इसे तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा, रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या होता है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं किसी पदार्थों के बीच तो उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। तीसरा देखेंगे
तापमान में परिवर्तन है, चाहे थोड़ी सी कमी हो जाएगा या फिर थोड़ी अधिक हो जाएगी। आगे देखेंगे गैस का भी उत्सर्जन होता है। क्या होता है? गैसों का भी उत्सर्जन होता है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन होता है। अब देखिए, जैसे कि आपको बता दें कि भौतिक विधि क्या क्या, जैसे वाष्पीकरण हो गया या उत्पादन है, ये आसंजन है या अपकेंद्रीकरण है, तो ये आपने पिछली 9 कक्षा में भी पढ़ चुका होगा, तो ये आपको ध्यान होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। वो कैसी कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इस प्रकार से हम जानेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में जो कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती है, जैसे कि भोजन का पचना। एक प्रकार जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद जो है वो हमारा भोजन हमारे शरीर के अंदर ही पच जाता है, तो यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए दूसरा अगर बात करें तो लोहे पर जंग लग जाना, यानी कि जब लोहे पर जंग लग जाता है, ये भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा आपको बता दें कि श्वसन, जब हम श्वास लेते हैं तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो आगे आपको बता दें, जिसके पीछे भी हम बता चुके हैं कि दूध से दही का बनना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अन्य इस प्रकार की जो भी क्रियाएं होती है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती है। आइए, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो है 2 चीजें भाग लेती है। एक का निर्माण होता है, ठीक है, मतलब एक छोटे छोटे अणुओं में टूट करके नए अणुओं का निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है। यहाँ पे आप देखेंगे जिसको हमने अभिकारक, ये अभिकारक क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान? जब कोई पदार्थ, ऐसा पदार्थ जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अपना हिस्सेदारी लगाता हो वह अभिकारक कहलाता है। और आपको बता दें कि एक होता है उत्पाद। अब ये उत्पाद क्या होता है? जिसे हम प्रतिफल भी कहते हैं। तो उत्पाद ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है, ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण कब होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बता दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जल का। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला रहे हैं तो ये जाकर के फिर क्या नया पदार्थों का बना रहा है? ये क्या है? जल बना रहा है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में है, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन गैस के रूप में है। दोनों की गुण धर्म जो है बिल्कुल अलग अलग है। दोनों का गुण धर्म क्या है? बिल्कुल अलग है। ये भी आप जो देखेंगे बहुत ही ज्वलनशील गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन भी एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन भी बहुत तीव्र ज्वलनशील गैस है। और लेकिन ये जब को दोनों को मिला दिया जाए, जब दोनों का अभिक्रिया कराया जाता है तो कराने के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है? वाटर, यानी जल। ये जल जो है, जबकि ये आग का ज्वलनशील है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आग का ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन जबकि उसका उल्टा विपरीत जल होता है जो कि हाइड्रोक्साइड है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये बिल्कुल इसका जो गुणधर्म होगा इनके नए पदार्थों के गुणधर्मों से बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है। यानी मूल गुणधर्म से ये बिल्कुल अलग गुणधर्म होता है बने नए पदार्थों का। तो आप याद रखेंगे इसमें भाग लेने वाले, देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों जो हमारा हो गया, ये हो गया अभिकारक। ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। और आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है H2O, अर्थात हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है ये जल होता है। क्या होता है? जल। तो ये जो जल हमारा नया बना, तो ये हमारा बन गया उत्पाद। क्या बन गया? उत्पाद। उत्पाद को हम प्रतिफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल भी कहते हैं, अर्थात इसे प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा वीडियो। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाते जाइएगा। आइए तो अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण को, यानी केमिकल इक्वेशन को। ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अब आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। जो हमने इसके पहले पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया, तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके समीकरण या उसके संकेतों
के द्वारा व्यक्त करते हैं या निरूपित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थों के संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में, जब रासायनिक समीकरण होता है तो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादक के पदार्थों को जब हम संकेतों या सूत्रों का उपयोग करते हैं, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जब हम किसी अभिक्रिया को अभिकारक और उनके उत्पादों में जो पदार्थ के संकेत या फिर सूत्रों का उपयोग करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संकेतों के साथ उनके भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जब हम किसी का संकेत लिखते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का हम समीकरण रूप लिखते हैं तो उस समीकरण रूप में उसके संकेतों को लिखते हैं और संकेतों के साथ क्या करते हैं, उसके भौतिक अवस्थाओं को भी लिखते हैं। जैसा कि आपको हमने यहाँ पे दिखाया है, मैग्नीशियम रिवन का ऑक्सीजन में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना। ठीक है, तो आप यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम रिवन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम रिवन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो जल करके नहीं, दहन हो करके तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको यहाँ पे बता दें, देखिए मैग्नीशियम रिवन, तो यहाँ पे आपको याद होगा तो मैग्नीशियम यानी Mg2 अब प्लस क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ, यानी ये ऑक्सीजन के साथ जब गर्म हो करके मतलब गर्म होता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये जो हमारा है मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम किस रूप में है, सॉलिड रूप में है। ठीक है, यानी ठोस के रूप में। तो ये हो इसका भौतिक रूपों को भी दर्शाया जाता है। और भौतिक रूप को दर्शाने के लिए जैसे क्या, यदि हमें किसी को ठोस रूप में दर्शाना हो तो ठोस का पदार्थ है, उसके ठोस पदार्थों को दर्शाने के लिए हम एस का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल एस फॉर सॉलिड अर्थात ठोस। दूसरा, अगर यदि कोई गैस रूप में है, जैसा कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को दर्शाने के लिए जैसे गैस रूप में है तो इसके साथ हम क्या लिखते हैं, जी, अर्थात गैस, गैस का हिंदी गैस। तो आइए फिर यहाँ पे आपको हम देखने के लिए मिलेगा ये किस रूप, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जाकर के जो है सॉलिड रूप में मिलेगा तो हम इसको क्या करेंगे, सॉलिड के रूप में लिख लेंगे, एस के रूप में। या फिर यदि आपको कोई जलीय विलयन के रूप में मिलता है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, AQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। यदि आपको किसी लिक्विड रूप में मिल रहा है तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो इससे भी दर्शाया थे, इसलिए मैंने बताया कि मैग्नीशियम रिवन का ऑक्सीजन में जब दहन होता है तो दहन के साथ क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है और इसकी भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए इनके कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ हमने दिखाया है। तो याद रखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी अभिकारकों और उत्पादों के पदार्थों को जब संकेतों या सूत्रों के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के इस पार्ट में, इस चैप्टर के इस पार्ट 1 में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर यदि समझ में आ गया हो तो जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।